सबको सलाम। मैं नितिन कुमार, सहायक प्रदायक निफ्टिम की तरफ से आप सभी को इस मॉड्यूल में स्वागत करता हूं। आज मैं और मेरे साथी श्री ललित आप सभी को खोवा बनाने के प्रोसेस के बारे में बताएंगे। खोवा, जो कि खोया या भावा के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत सारी मिठाइयों बनाने के लिए हर रोज़ इस्तेमाल किया जाता है। हम सभी हिंदुस्तानियों को मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं। खोवा दूध से बनने वाला एक ऐसा मुसन्नाद है जिससे बहुत सारी मिठाइयाँ बनाया जा सकता है। इनमें से बहुत सारी मिठाइयाँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। खोवा में सिर्फ 3 किस्म होते हैं। पहले दानेदार खोवा, धाप खोवा और पिंडली खोवा। पहला धाप खोवा, जिसे कच्चे मेवे के नाम से भी जानते हैं। इस तस्वीर की मदद से आप देख सकते हैं कि खोए में नमी की फ़ीसद बहुत ज़्यादा है और सारी फ़ीसद 55 से 85% है। ये खोआ ज़्यादातर चिकना होता है और इसका पदार्थ बिल्कुल ढीला और मुलायम सा होता है। इसका इस्तेमाल गाजर के हलवे बनाने में या गुलाब जामुन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अगला किस्म है दानेदार खोआ। इसमें नमी की फ़ीसद धाप खोए के मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है और ठोस फ़ीसद ज़्यादा होती है। दानेदार खोआ बनाने के लिए 0.002% सिट्रिक एसिड हल्के से खोया बनाने के वक्त डाला जाता है, जिससे ये दानेदार हो जाता है। और इस किस्म का खोआ कालाकंद या मिल्क केक बनाने में इस्तेमाल होता है। पिंडी खोआ। ये खोया बनाने के प्रोसेस के आखिरी हिस्से में होता है, जिसमें नमी की फ़ीसद बहुत कम होता है, 30% के करीब, और ठोस फ़ीसद बहुत ज़्यादा होता है, जो 70% के करीब रहता है। इस खोए का गोल होता है और इस किस्म से खोया की बर्फ़ी, पेड़ा वगैरह बना सकते हैं। भारत सरकार की ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS और FSSAI के तहत खोवा बनाने के लिए कम से कम 55% खुल ठोस होना ज़रूरी है और वसा फ़ीसद 30 होना चाहिए। इसके साथ साथ स्टार्च और चीनी से खोया पाक रहना चाहिए। आज मैं आप लोगों के समक्ष खोआ बनाने की विधि प्रस्तुत करूंगा कि हम लोग खोआ कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने जो दूध लिया है उसका बसा प्रतिशत 6% है। इसमें हम जो दूध होता है वह अपनी उष्ण ऊर्जा का उपयोग करके केंद्रित होता है, जिससे कि क्या होता है, उसकी नमी प्रतिशत कम होती जाती है और नमी प्रतिशत कम होने के कारण उसमें अलग अलग रूप लेता है। सबसे पहले ये लेता है धाप, फिर उसके लेते दानेदार, फिर उसके बाद ये रूप लेता है पिंडी। गांव में आमतौर पर हम लोग भैंस का दूध लेते हैं क्योंकि उसकी जो उपज होती है वो ज़्यादा होती है और वह गाय की अपेक्षा अधिक मीठा होता है। तो पुराने काल में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये हम लोग लोहे की कढ़ाई और कड़छी का इस्तेमाल करते थे, जिससे कि हम लोग खोआ बनाते थे, पर उसके अंदर ऊष्मा का कोई नियंत्रण नहीं होता था। तो जैसे जैसे ज़माना बीतता गया, अलग अलग हमारी तकनीक्स आती गई और जो सबसे पहले हमारी तकनीक आई वह थी बैच फिक्सिंग तकनीक, जिसमें कि हम लोग क्या करते थे, एक स्टीम जैकेटेड बॉइलिंग पैन या किसी केटल का इस्तेमाल करते थे और उसमें ऊष्मा को नियंत्रित किया जा सकता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे ज़माना बीतता गया, फिर हमारे पास मशीनी उपकरण आए अलग अलग। सबसे पहली तकनीक जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वह थी निरंतर खोआ बनाने की मशीन। उसमें क्या होता था, हमारे पास एक प्री हीटर सिलेंडर होता था जिसके अंदर स्क्रैपर्स होते थे जो 120 RPM की गति से घूमते थे। उसमें हम दूध 30 से 35% ठोस एकत्रित करते थे और 10 से 12 मिनट तक उसमें रखते थे और भाप का जो भाव होता है वो 3 kg/cm² रहता था उसके अंदर। और उसके बाद हम दूध को कैस्केड पैन में ले लेते थे। कैस्केड पैन में हम लोग 7 से 8 मिनट तक रखते थे और उसमें हमें 50 से 55% तक
खोए का जो ठोस है हमें प्राप्त होता था। फिर उसके बाद दोबारा एक और कैस्केड पैन में हम उसको खोए को डालते थे, जो हमारा कंसनट्रेटेड मिल्क कह लीजिए जो गाढ़ा हो गया है, वहाँ पे हमें 60 से 65% तक ठोस प्राप्त होता था और उसमें जो भाप का भाव होता था वह 4 kg/cm²। फिर उसके बाद जैसे जैसे ज़माना बीतता गया फिर नई तकनीक्स आती गई। एक रोलर ड्रायर तकनीक के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। रोलर ड्रायर में हम लोग जो वैक्यूम कंसनट्रेटेड मिल्क हमारा होता है उसका 50% हमें उपलब्ध होता है और 70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हम उसको गर्म करते हैं। यहाँ पे हमें दूध जो रखना होता है वह 10 से 12 मिनट के लगभग रखना होता है और जो इसमें जो हमारा स्टीम का प्रेशर रहता है वह 25 से 30 psi के बीच में रहता है। वैसे ही फिर हम इसको दूध को दोबारा प्री हीट करते हैं 101 से 103 डिग्री तापमान के आसपास। यहाँ पे जो स्टीम का प्रेशर होता है वो हमारा 0.7 kg/cm² के आसपास होता है। और इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये होती है, जो हमारे ड्रायर की स्पीड होती है दोनों में अलग अलग होती है, दोनों प्रक्रियाओं में अलग अलग होती है। पहली प्रक्रिया में हम जो ड्रायर की स्पीड रखते हैं वह 17 से 19 RPM रखते हैं और दूसरी प्रक्रिया में जो स्पीड रखते हैं वह 10 RPM रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है, मशीनें कोई भी हुई आप लोगों को उसके पैरामीटर्स पता होने चाहिए कि किस RPM पे हमें मशीन को घुमाना है, कितना स्टीम का प्रेशर होने चाहिए, किस अनुकूल तापमान पर हमें उसको गर्म करना है। तो इन बातों का ध्यान खास तौर पर रखा जाता है। अब मैं आप लोगों के समक्ष मशीन चला के बताऊँगा जो हमारे पास है, ऑटो हीटिंग मिक्सिंग मशीन। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास स्क्रैपर लगे हुए हैं ऊपर, ये रोटेट करती रहती है हमारी मशीन और नीचे से हमारा एक बर्नर लगा हुआ है जो कि सिलेंडर के साथ कनेक्टेड है। अब मैं एक एक करके दूध के लिए को अपने कैन के अंदर डालूंगा इसी पैन। खोआ बनाने के वक्त 2 किस्म में खोआ बट जाता है, जैसे कि धुएं के रूह का खोआ और खट्टा या एसिडिक खोआ। और कई बार खोए की बॉडी बिल्कुल सख्त हो जाती है। इन चीज़ों को मिटाने के लिए हमें आग या गैस का इस्तेमाल करना चाहिए। ताज़े मीठे दूध का इस्तेमाल करना चाहिए और खोए को 5 से 10 डिग्री सेल्सियस पर रखें जिससे उसमें कोई बासीपन पैदा ना हो। खोए को हीटिंग टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
बाज़ार में खोए की बेहद ज़्यादा मांग है। खोया का एक किस्म बहुत ज़्यादा मशहूर है जो है श्रीविल्लीपुतूर खोवा, बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो अमेज़ॉन ऑनलाइन मार्केट में भी दस्तयाब है। इस तस्वीर से आपको पता चलेगा कि खोए बनाने में कितना ज़्यादा मुनाफा है। आइए अब आप सभी को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन PMFME ज्योति खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लागू की गई है। आज हमारे देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में असंगठित उद्योगों की संख्या लगभग 25 लाख है और इनमें 66% यूनिट ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित है। इनमें से लगभग 80% परिवार आधारित यूनिट है। इन असंगठित उद्योगों की कौशल विकास एवं संपूर्ण सहायता की आवश्यकता है जो कि इनकी चुनौतियों को कम कर सके और इनके आय में वृद्धि कर सके। इसके लिए केंद्र सरकार की मदद से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME लाई है, जो सूक्ष्म उद्योगों की चुनौतियों का समाधान करने में साबित होगी। इस योजना का लक्ष्य सूक्ष्म उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है और उन्हें मजबूत परियोजना प्रबंधन प्रदान करना है। साथ ही साथ किसान उत्पादक संगठन FPO, स्वयं सहायता समूह SHG और उत्पादक सहकारिता को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए सहायता देना है। यह प्रसंस्करण एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर एवं वोकल फॉर लोकल के लिए भी प्रेरणादायी साबित होगा। इसकी विशेष जानकारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट से ली जा सकती है। अगर आप PMFME से संबंधित और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ये सारी वेबसाइट हिंदी में है। इसके अलावा आप निफ्टम के टोल फ्री नंबर 0130 228 1089 पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।